So, does anyone know what do I mean by nature versus nurture essays? Just a brief idea. Anyone? What is nature? What is nurture? So, I'll give a brief idea so we can move on. So, nature is nothing but our genes, like the traits we inherit from our parents. मतलब जो parents से qualities आती है. मतलब I hope you get it. Like, if your parents are like थोड़ा कॉमेडी अच्छी है, मतलब दे आर ह्यूमरस, तो आप भी थोड़े ह्यूमरस हो जाते हो, आप में भी वो होता है, फनी बोन होती है, मतलब यू आर ऑल्सो फनी इन दैट वे। वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, आप में भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लाइक दैट। दैट इज नेचर। जो चीज़ें हम उनसे इनहेरिट करते हैं, दैट इज नेचर। एंड नर्चर इज नथिंग बट योर अपब्रिंगिंग, परवरिश। तो परवरिश कैसी हुई, मतलब आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके पेरेंट्स का मतलब कैसा एटीट्यूड था, यू वर रेज्ड, यू नो पेरेंट्स मारते थे या नहीं थे बचपन में, लाइक दैट, दोज थिंग्स जो उनसे फर्क पड़ता है। मतलब कैसा बचपन था, परवरिश कैसे हुई, दैट इज नर्चर। एंड द फर्स्ट वन इज नेचर। अब वेन एवर आई डिड दीज एसेज राइट, आई फाउंड देम वेरी टफ। और अगर मैं आई बी ऑनेस्ट विद यू, इफ यू डोंट प्रिपेयर फॉर देम, you will also find them very tough because these essays are tough. So I thought I'll cover them today, and I have just noted down three essays. So our plan is to cover these essays properly. After that, I'll give you one essay for homework that you can write. Ma'am. Okay. So that's the plan, that you'll write and submit to ma'am. And okay, okay. So let's start. Okay. Okay. So, starting with the first essay, let me give you an idea. Some scientists believe that studying the behavior of 3-year-old children can tell which children would grow up to be criminals. So, बात यह है कि वो कह रहे हैं कि 3 साल के बच्चों के बिहेवियर से पता चल जाता है कि कौन क्रिमिनल बनेगा या नहीं बनेगा। बेसिकली व्हाट दिस एसे सेइंग कि अपब्रिंगिंग का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, सारा कुछ बच्चों के जीन से पता चल जाता है, क्योंकि 3 साल तक तो कोई अपब्रिंगिंग हो ही नहीं ना। 3 साल तक तो आप बच्चे ही थे। तो आपका जो बिहेवियर होगा वो आपके जीन्स के थ्रू होगा। तो 3 साल के बच्चों के बिहेवियर से, मतलब उनके जीन्स से, जो उनके जीन्स के साथ बिहेवियर है, उसी से डिटर्मिन हो जाता है कि वो फ्यूचर में जाके क्रिमिनल बनेंगे या नहीं बनेंगे। एंड फिर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन इज क्राइम अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, और इज इट पॉसिबल टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम ग्रोइंग अप टू बी क्रिमिनल्स। तो वो पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि क्राइम एक प्रोडक्ट है ह्यूमन नेचर का, या ये पॉसिबल है कि हम बच्चों को रोक सके क्रिमिनल बनने से। मतलब दोनों में से यू हैव टू पिक वन। अगर हम रोक सकते हैं, मतलब अपब्रिंगिंग का फर्क है, अगर हम उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी कर देंगे, उनको प्यार देंगे, तो फर्क नहीं पड़ता फादर्स क्रिमिनल थे या मदर कुछ ऐसा बिहेवियर था, गुस्से वाला बिहेवियर था, दे कैन टर्न आउट टू बी बेटर इंडिविजुअल्स, दे वुड नॉट गो टुवर्ड्स द पाथ ऑफ क्राइम। या अगर ह्यूमन नेचर का पार्ट है, तो मतलब अपब्रिंगिंग पे फर्क नहीं पड़ता। अपब्रिंगिंग से कुछ नहीं होता, अगर जीन्स है, जीन्स को चेंज करना इम्पॉसिबल है। अगर आपके जीन्स में चीज़ें हैं तो आप क्रिमिनल बनोगे ही बनोगे। सो दिस इज व्हाट द एसे इज ट्राइंग टू से। अब वहाँ इस ऐसे में ना मैं हमेशा बोलूंगा, ट्राई टू राइट अ पार्शियल ऐसे। व्हाई वुड आई से अ पार्शियल ऐसे? बिकॉज आई थिंक वन साइडेड ऐसे के लिए इनफ पॉइंट्स रखना बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि मैंने वन साइडेड भी लिखा है, टू जस्ट टू शो यू, बट आई वुड से इन एसेस में अ बैलेंस्ड व्यू इज अ बेटर व्यू, जिसमें तुम दोनों साइड्स को कवर अप करोगे। जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी 1 सेकेंड, there's someone at the door. Okay, I'm sorry for the inconvenience. Let's move on. So, um, like I told you, इस essay में I think a balanced view is a better view. So, let me show you what I mean by a balanced view. And balance में भी ना मैं फेवर जब भी करता हूँ ना, मैं अपब्रिंगिंग की फेवर में करता हूँ। देखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि जो जीन्स है उनको चेंज नहीं करा जा सकता, मतलब जीन्स का अल्टीमेट इफेक्ट होगा। सो यू ऑल इट्स मच बेटर टू से कि अपब्रिंगिंग से आप बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हो। यू गिव समवन लव एंड केयर, दे विल टर्न आउट टू बी गुड इंडिविजुअल्स।
सो वी आर गोइंग टू गो इन दैट फेवर, बट वी आर गोइंग टू से कि जीन्स का भी फर्क होता है। ये नहीं हम कह सकते कि जीन्स का बिहेवियर पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। जीन्स का डेफिनेटली इन्फ्लुएंस है, पर जो जो मेजर इन्फ्लुएंस है ना, किस चीज़ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो हम हमेशा लिखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स का, अपब्रिंगिंग का, नर्चर का। बेसिकली हम नर्चर की फेवर में जाएंगे, पर हम लिखेंगे कि जीन्स का भी इन्फ्लुएंस है। So let me show you how I have written this essay, and अगले essay में तुमने मेरे को गाइड करना है, ठीक है? So first of all, I just introduce the topic कि some researchers क्या argue कहते हैं. Some researchers argue that behavior of 3-year-old children can accurately predict who will become criminals in adulthood. तो वो ये कहते हैं कॉपी पेस्ट ही करा है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करी है, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा ओपिनियन आता है, एंड लाइक आई टोल्ड यू माई ओपिनियन इज ऑलवेज पार्शल, एंड हियर पार्शल जब भी बनाते हैं वी गो विद अ वाइल्ड स्टेटमेंट। So while I agree that biological traits may influence early behavioral patterns, so biological traits का मेरा मतलब है genes, जो inherited traits हैं उनका early behavioral patterns पे फर्क पड़ता है, उनको influence करते हैं। I believe that environmental factors and targeted interventions have a far greater impact on a child's long-term development. पर long-term development पे environmental factors का much bigger influence होता है. That is how I'm going to write my introduction and my opinion. Does anyone have a problem with the opinion? We can make it a bit simpler, but if do you understand what I'm writing here? हम क्या लिख रहे हैं वो क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। तुम्हें ओपिनियन क्लियर हुआ? हमारा ओपिनियन है कि हाँ, किसका इन्फ्लुएंस होता है, बिहेवियर मतलब बायोलॉजिकल ट्रेट्स का, इनहेरिटेड ट्रेट्स का, जीन्स का हमारे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है, उसको नकारा नहीं जा सकता। पर हमें क्या लगता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अपब्रिंगिंग का मच ग्रेटर इम्पैक्ट होता है, ये हमने लिखना है। डू यू गेट द ओपिनियन? एनी, आर यू क्लियर? प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. Yes. Okay, I'll show you again. Let me know if I'm right. So whenever we are going to write partial, we are going to start with the words although and while, like I did here. So you're going to say although, and then you're going to talk about the lesser side first. While के बाद ना lesser side को पहले लिखते हैं. The lesser side is the side towards genes. So हम क्या बोलेंगे? While I agree, genetic traits. यहाँ पे इन्होंने बायोलॉजिकल ट्रेट्स लिखा है, उसको तुम जेनेटिक ट्रेट्स भी लिख सकते हो। जेनेटिक ट्रेट्स हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड्स बिहेवियर। I believe that the influence of upbringing and environmental factors is much larger. This is my opinion, and he doesn't want you in my this thing. That is not a problem. ओके, सो अब बताओ, इज द ओपिनियन क्लियर? अब अपने आप ओपिनियन लिख सकते हो किसी भी ऐसे में, एनवायरमेंटल ऐसे में हम ये वाला नेचर वर्सेस नर्चर ऐसे में हम यही यही अपना ओपिनियन रखने वाले हैं। आई होप इट इज क्लियर बिकॉज ये बाकी ऐसेस में भी आना है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डू वी सपोर्ट ईच साइड। तो देखो, सबसे पहले ना इसमें एक ट्विन वाली एग्जांपल है जो बोथ साइड्स को सपोर्ट करती है। अब नाउ लेट मी एक्सप्लेन दैट एग्जांपल। सो फर्स्ट वी टेक आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स का मतलब क्या होता है कि उनके ना जीन्स में कोई फर्क ही नहीं होता, उनके सारे के सारे जीन्स सेम होते हैं, ठीक है? अब रिसर्च में क्या हुआ कि हमने आइडेंटिकल ट्विन्स को ना अलग अलग रखा, मतलब उनकी अलग अलग परवरिश कराई। दे आर रेस्ड अपार्ट, मतलब एक ट्विन एक मदर के साथ हो गया, एक फादर के साथ हो गया, या दोनों ऑर्फन थे तो दोनों को अलग अलग रेज हुए। अब हम इसमें नर्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने ये बोलना है कि उनका बिहेवियर क्या था, डिफरेंट था। हालांकि उनके जीन सेम थे,
पर क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट जगह हुई, उनका बिहेवियर टोटली एक दूसरे से डिफरेंट था। ये क्या शो करता है कि जीन्स पे क्या हावी हो जाता है? अपब्रिंगिंग। क्योंकि जीन्स तो उनके बिल्कुल सेम है। अगर जीन्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता तो उनका बिहेवियर भी सेम होना चाहिए था, हाँ, जहाँ उनकी परवरिश कहाँ भी कर लो। पर जीन्स उनके क्या थे? जीन्स उनके सेम थे, पर उनका बिहेवियर डिफरेंट था। ये क्या शो करता है कि एनवायरमेंटल बिहेवियर का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सो ये रिसर्च जो शो करती है, ठीक है, ये आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर रिसर्च है, ये शो करती है। अब हम यही वाली रिसर्च, इस ट्विंस के ऊपर ही रिसर्च, हम ये भी शो करने के लिए शुरू कर सकते हैं कि नेचर का इन्फ्लुएंस है। अब उसमें क्या होता है कि ट्विंस को अलग अलग रेस करा जाता है, पर उनका बिहेवियर सिमिलर होता है बहुत एस्पेक्ट्स में। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली सेम, हालांकि उनकी अपब्रिंगिंग टोटली डिफरेंट है, पर उनके बिहेवियर में फिर भी बहुत सारी क्या होती है, सिमिलैरिटीज होती है। ये क्या शो करता है कि जीन्स का इन्फ्लुएंस होता है। जीन्स हैव एन इन्फ्लुएंस। अगर जीन्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता तो उनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट होना चाहिए था। पर ट्विंस को अगर डिफरेंट जगह पे भी रेस करते हो तो भी उनके बिहेवियर में सिमिलैरिटीज होती हैं। तो इससे क्या पता चलता है? जीन्स हैव एन इन्फ्लुएंस। Are you clear with both these examples? We are going to take the same examples of twins. We are going to use the twin example to prove nature has an influence. And we are going to use the twin example to prove nurture has an influence. Nurture का influence कैसे? Identical twins, meaning same genes, raised apart, उनको अलग अलग जगह रेस करा जा रहा है, behavior is different, which shows upbringing का influence होता है। In the case of nature, if we use the example, twins raised apart but behavior में similarities, which shows that genes have an influence. I hope both the examples are clear. Are they clear? I Yes, want. sir. Okay. So now let me show you the essay and how we are going to finish it off. Okay. So after writing the introduction, we are going to cover first side, which is genes. के genes का influence होता है वो first paragraph में. Second paragraph में we are going to say कि environmental factors का bigger influence है, and then we are just going to conclude. That's it. So on the one hand, certain aspects of human nature may appear to predispose some children to problematic behavior. टफ लैंग्वेज है, मतलब ये कहना चाहता है सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब जीन्स के कारण प्री डिस्पोज हो जाते हैं। प्री डिस्पोज का मतलब वो वैसा ही करेंगे क्योंकि उनके जीन्स पे है। I'll show you easy language after this, don't worry. Some young children naturally display higher levels of impulsivity. Naturally display का मतलब वो बचपन से ही शो करते हैं aggression और difficulty regulating emotions, and these traits are often linked to genetic और neurological factors. तो कुछ बच्चे, तुमने यही बोला है, कुछ बच्चे पहले पैदा होने से ही ना दे naturally display some behavior like aggressive behavior, डिफिकल्टी रेगुलेटिंग इमोशंस, उनको डिफिकल्ट होता है अपने इमोशंस को। एंड ये जो चीज़ें हैं ये लिंक करी जाती है उनके जेनेटिक एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर से। अब यहाँ पे उन्होंने रिसर्च यूज़ करी है, वही वाली ट्विंस वाली। रिसर्च ऑन ट्विंस हैज शोन सिमिलैरिटीज इन टेम्परामेंट इवन व्हेन दे आर रेज्ड इन डिफरेंट हाउसहोल्ड्स। तो ये शो करता है कि उनका बिहेवियर सिमिलर है, टेम्परामेंट सिमिलर है, इवन जब उनको डिफरेंट हाउसहोल्ड्स में रेज करा जाता है। तो दीज फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट बायोलॉजी कैन शेप अर्ली बिहेवियर and may explain why children show challenging tendencies at a very young age. तो ये है। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज कि ट्विंस को अलग अलग जगह भी रेस करा जा रहा है, तब भी उनके बिहेवियर में सिमिलैरिटीज हैं। दिस शोज व्हाट, दैट जीन्स हैव एन इन्फ्लुएंस। बायोलॉजी से बिहेवियर को इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। On the other hand, environmental influence are much stronger predictors of future behavior. Children who grow up in supportive families, receive proper supervision, and are taught emotional and social skills are far less likely to turn towards crime. So now they are saying जो बच्चे supportive families में होते हैं, जिनको अच्छी supervision मिलती है, उनको अच्छे से इमोशनल एंड सोशल स्किल्स सिखाए जाते हैं, दे आर फार लेस लाइकली, उनके बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो क्राइम की तरफ जाए। कन्वर्सली, अगर बच्चों को कैसा बिहेवियर मिले, निग्लेक्टफुल बिहेवियर मिले, मतलब पेरेंट्स उनका ध्यान ना रखें, डोमेस्टिक वायलेंस हो, उनके घर में वायलेंस हो, फादर्स और मदर्स हिट देम, और पुअर स्कूलिंग या उनको अच्छी स्कूलिंग ना मिले,
तो फिर सिग्निफिकेंट चांस इंक्रीज हो जाते हैं कि वो फ्यूचर में जाके क्रिमिनल्स बनेंगे। ऑफेंडिंग मतलब क्राइम करना, दैट दे विल कमिट अ क्राइम इन द फ्यूचर। इनसे उनके चांस इंक्रीज हो जाते हैं। वेरी इजी टू राइट। पहले तुम बोलो चिल्ड्रन जो अच्छी फैमिलीज में होते हैं उनके कम चांस होते हैं। फिर तुम बोल दो ऑन दी अदर हैंड जो चिल्ड्रन जो अब बुरी फैमिलीज में होते हैं उनके ज़्यादा चांस होते हैं क्राइम करने के। बहुत सिंपल है, इस पॉइंट को लिखना बहुत इजी है, 2 लाइन्स में हो जाता है। अच्छी फैमिलीज को तुम बता दो तुमने कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अच्छी फैमिलीज के लिए आई वुड एंड अप राइटिंग द वर्ड्स विच आर रिटन हियर। Children who grow up and support their families, receive proper supervision and are taught emotional and social skills, जहाँ पे ऐसे होता है। And loving family, you can use the word supporting and loving families, receiving proper education, schooling, proper supervision are far less likely to turn towards crime. And वहाँ पे तुम बोल दो neglect, जो वर्ड्स है बुरी फैमिलीज के लिए तुमने वर्ड्स यूज कर देने, निग्लेक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस और पुअर स्कूलिंग। सो जस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स एंड तुम्हारा ये बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है। एंड फिर यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो कि अर्ली इंटरवेंशन, अगर आप बच्चों के बिहेवियर के चेंजेस, अगर आपको दिख रहा है कि बच्चों के बिहेवियर में कुछ गड़बड़ है, और आप वहाँ पे अर्ली, चाहे मतलब थोड़े से प्रोग्राम्स लाओ, मतलब उनको काउंसलिंग करवाओ, पेरेंट ट्रेनिंग कराओ, स्ट्रक्चर प्री स्कूल एजुकेशन कराओ, तो उससे भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो जाती हैं। सो बेसिकली एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे तुम एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस चाहते हो, तुम बच्चों के फ्रेंड सर्कल पे भी बोल सकते हो कि अगर बच्चों के फ्रेंड्स कम फ्रॉम गुड बैकग्राउंड, लाइक दे कम फ्रॉम लाइक गुड फैमिलीज, तो वहाँ पे भी बच्चों के चांसेस क्राइम करने के कम हो जाते हैं। So, repeating our opinion, although nature may contribute, these traits are not destiny. ये हमारी destiny नहीं होते, मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं होते। वेरी वेल रिटन लाइन। तो although nature हमारे behavior को influence करता है, ये traits destiny नहीं है। With a nurturing environment and timely support, it is completely possible to guide children away from criminal behavior. सो क्राइम सिर्फ किसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्राइम इज नॉट entirely determined by nature or biology. Criminal behavior is not entirely like dependent upon our biology. It is dependent on a lot more on environmental factors. Environmental factors play the decisive role, मतलब उन पे ज़्यादा वो होता है। So this is the essay. Now, if anyone has a doubt in this essay, please let me know. मैं ना एट द एंड ऑफ द क्लास में ये चाहता हूँ तुम ये ऐसे अपने आप लिख सको ऐसे ऐसे। सो अगर नहीं कुछ क्लियर होगा, आई एम टोटली ओके विद एक्सप्लेनिंग अगेन, पर तुमने मेरे को बोलना ज़रूर है। एंड आई विल ट्राई टू राइट मोर पॉइंट्स अपने आप, मैं लिख के तुम्हें दिखाऊंगा भी आगे। लेट मी राइट देम ऑल्सो सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू राइट। स्लाइटली टफ, लेस tougher English. Okay. Um, Now I've written the same essay with the completely one-sided opinion, जहाँ पे मैंने लिखा है कि I completely disagree and believe that crime is primarily shaped by environment, upbringing, social circumstances rather than inborn traits. मैंने लिखा है मैं तो completely disagree करता हूँ, मैं तो believe करता हूँ कि crime तो completely environment पे depend करता है, upbringing पे depend करता है, social circumstances पे करता है, inborn qualities या inborn traits पे depend नहीं करता है। सो कंप्लीटली डिसएग्री वाला ओपिनियन भी आई वांट टू शो यू। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने 3 पैराग्राफ्स लिए हैं, हर एक पैराग्राफ में मैंने एक एक पॉइंट लिया है। फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बोला है कि जो चिल्ड्रन का बिहेवियर होता है ना 3 इयर्स पे, वो बहुत टेम्पररी होता है, वो एक्सट्रीमली फ्लूइड होता है, मतलब वो ऐसे फिक्स्ड बिहेवियर नहीं होता। एट दिस चिल्ड्रन आर स्टिल डेवलपिंग कंट्रोल। अभी तो बच्चे इमोशनल कंट्रोल डेवलप कर रहे होते हैं, सोशल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखो उस टाइम पे हमें कोई हेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि हमें गलत बुरे का पता ही नहीं होता। एट दैट टाइम चिल्ड्रन डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग बिटवीन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। वो डेवलप होने पे बच्चों का बिहेवियर पता चलता है। उस टाइम पे बच्चा कुछ गलत करते हैं तो वो लैक ऑफ नॉलेज के कारण करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनको उनको मतलब बिहेवियर कौन सा सही है कौन सा गलत है। मतलब आई हैव डन so many stupid things when I was a kid because I didn't know those things were not right to do at that age. और जब बाद में जाके जब मेच्योरिटी आती है, अकल आती है, तो वो पता चलता है अगर मैं तब करता, तब मैं बोल सकता था कि आई वुड टर्न आउट टू बी अ बैड पर्सन। बट वो जो मैंने छोटे होते करी, उससे ये नहीं पता चलता कि वी आर अ बैड पर्सन एट ऑल। सो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बोला है। बेसिकली तुमने यहाँ पे ये लिख सकते हो
कि जो चिल्ड्रन का बिहेवियर होता है ना एट दैट एज इट इज़ कम्प्लीटली टेम्पररी, और वो क्योंकि बच्चों को उस टाइम पे दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दे डू सर्टन थिंग्स, और इस बिहेवियर से उनकी क्रिमिनलिटी जज करना बिल्कुल गलत होगा, बिकॉज this behavior they do not know the difference exactly, they're not mature enough to understand the difference between right and wrong. तुम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, इसीलिए लॉ भी चिल्ड्रन की फेवर में है, लॉ भी चिल्ड्रन को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं देता है। इन मोस्ट कंट्रीज चिल्ड्रन आर नॉट स्ट्रिक्टली पनिशमेंट इवन व्हेन दे कमिट क्राइम्स, बिकॉज children at that age are not mature enough to understand the consequences of their actions, and they are not able to differentiate between right and wrong. So basically my first point is they do not understand the behavior. इस behavior से उनकी उनकी criminality जज करना या उनका future behavior जज करना बहुत ही गलत हो जाएगा। सेकंड मैं बोलूँगा, सेकंड रीज़न जो मैंने बोला है कि रिसर्च शो करता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द ट्रू ड्राइवर्स। सो यहाँ पे वही पॉइंट है कि वही वाला लिखना है जो हमने याद है पिछले ऐसे में, मतलब जो पिछला था, सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं, क्वालिटी एजुकेशन होती है, तो बच्चे कम चांसेस होते हैं कि बाद में वो जाके क्रिमिनल बने। इन कंपैरिजन इफ चिल्ड्रन ग्रो अप इन फैमिलीज विद निग्लेक्ट, abuse, and domestic violence and things like that, and lack of proper schooling, they turn into more vulnerable to fall into crime. ठीक है, so that determines के this shows that social surroundings and not biology हमारा behavior को shape करती है। एंड फिर फाइनल पॉइंट है यही है कि चिल्ड्रंस बिहेवियर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये रिसर्च ने शो करा है कि अगर बच्चों को स्टार्टिंग में काउंसलिंग दी जाए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दी जाए, बिहेवियरल थेरेपी दी जाए, तो उससे बच्चों का एग्रेशन रिड्यूस हुई है, क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट कम हुई है, इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्रीज हुई है। सो ये भी ये बता रहा है कि जो बच्चों का बिहेवियर है वो इजीली चेंज हो सकता है, और वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है रादर देन डिपेंडिंग अपॉन बायोलॉजी। सो कंक्लूजन में यही बोलना है कि चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न क्रिमिनल्स, नॉट देयर फ्यूचर कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द बिहेवियर एट एज ऑफ 3। क्राइम इज एसेंशियली अ प्रोडक्ट ऑफ नर्चर, और हम सारे बच्चों को अच्छी तरफ गाइड कर सकते हैं, मतलब वी कैन टर्न देम टुवर्ड्स द राइट पाथ विद प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट। सो ये वाला ऐसे मैंने ऐसे लिखा है। आई एम गोइंग टू शेयर दिस फाइल विद यू, डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट नाउ। चलो, अब नेक्स्ट ऐसे आई एम नॉट गोइंग टू कवर, यू आर गोइंग टू टेल मी, यू आर वी आर गोइंग टू राइट टुगेदर। सो दिस इज द नेक्स्ट ऐसे। चलो, कैन समवन रीड इट अलाउड फॉर एवरीवन? अगर मैं बोल ही जाऊंगा ना बहुत बोरिंग हो जाएगा, सो आई एम स्टॉपिंग, आई वांट वन पर्सन टू रीड दिस ऐसे आउट। 3, 1, 2। Research indicates that characteristics we are born with have much more influence on our personality and development than any experiences we may have in our life. Which do you consider to be the major influence? ठीक है, सो सो अगेन इट्स अ नेचर वर्सेस नर्चर ऐसे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर बॉर्न विद मींस नेचर, जीन्स का ज़्यादा है दैन एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस का मतलब हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका है इसका। अब तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम्हारे हिसाब से मेजर इन्फ्लुएंस क्या है? ठीक है, अब यू कैन गो, देखो मैंने तुम्हें दो एडवाइस दी थी, या तो तुम कर जाओ पार्शल, या तो तुम वन साइडेड। पार्शल भी जाओगे तो भी किसकी फेवर में ही जाना, एनवायरनमेंट की फेवर में, बोलना नहीं बॉर्न वाले करेक्टरिस्टिक्स नहीं, दूसरे वाले करेक्टरिस्टिक्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। एंड अगर तुम वन साइड भी जाओगे तो ऑब्वियसली तुमने अपब्रिंगिंग की फेवर में ही जाना है। अब तुम बताओ व्हाट डू यू वांट टू डू, वुड यू लाइक टू गो वन साइडेड इन दिस, और वुड यू लाइक टू गो पार्शल इन दिस? तुम जीन्स के बारे में लिखना चाहते हो कि नहीं लिखना चाहते हो, पहले तो ये बताओ। लवप्रीत तेरे को क्या लगता है, लिखना चाहिए थोड़े Uh, बहुत? लिखना चाहिए sir, like we if we write like only one sided we don't have enough point, I think so. ठीक, Like it should be, we should be right. चलो ठीक है, तो एक जीन्स का हाँ जी, पैराग्राफ लिखना है, तो तू क्या, तो हम ये लिखेंगे कि जीन्स का इन्फ्लुएंस है, पर मुझे क्या लगता है हाँ मेजर जी, इन्फ्लुएंस किसका है? like other things तो ज्यादा है। हाँ, लाइक अपब्रिंगिंग, सोशल फैक्टर्स, ठीक है, तो Yeah. उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो एग्जैक्टली राइट, विल राइट इट लाइक दैट।
सो हमारे लिए हाँ मेजर जी। इन्फ्लुएंस बाकी एक्सपीरियंसेस का है। बाकी एक्सपीरियंसेस के लिए हम जो वर्ड यूज हाँ। करेंगे वो हम ये वाले वर्ड यूज करेंगे जो हमने पिछले ऐसे में भी करे। वर्ड्स लाइक व्हाट, एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग, हाँ। सोशल सर्कमस्टांसेस, इनका इन फैक्टर्स का ज्यादा ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर than Yeah. genes, than biology. Is it clear? Yes. ओके। अब एक काम करते हैं, अब हम प्रिपेयर करते हैं हमारा जीन्स का बिहेवियर, जीन्स का पैराग्राफ हम कैसे लिखेंगे। तुम बताओ। देखो, बाद में तो मैं कहूंगा तुम ट्विंस वाली एग्जांपल लिख देना। स्टार्टिंग कैसे करोगे? तुम ये बोलना कि कुछ बच्चे ना, इट हैज बीन सीन दैट सम चिल्ड्रन कैसे होते हैं, सम चिल्ड्रन ना naturally inclined towards aggression, मतलब उनका एग्रेशन, उनके मतलब स्टार्टिंग से उनको गुस्सा ज्यादा आता है, वायलेंस, कि वो ज्यादा लड़ाइयाँ करते हैं। ठीक है। ओके। लाइक सिमिलरली समा मोर आउटगोइंग, अगर तुम इसको लिखना, समा मोर आउटगोइंग एंड सोशल फ्रॉम बर्थ, है ना। कई लोग नहीं होते बचपन से ही वो ज्यादा वो मिलनसार होते हैं, while others are more introverted। ठीक है। and less social। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग से ही होता है। ठीक है, तो तुम ये बोल सकते हो, फिर तुम वो रिसर्च बता सकते हो। moreover research on twins has shown that research on identical twins raised apart, जिनको हम क्या कर रहे हैं, दूर, एक दूसरे से दूर रेज कर रहे हैं, शो many similarities in their Hmm. शो मैनी सिमिलैरिटीज इन देयर बिहेवियर। उनके बिहेवियर में बहुत सारी क्या शो होती हैं, सिमिलैरिटीज। इससे क्या पता चलता है कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। डू यू एग्री? देखो जो मैंने लिखा है, रिसर्च ऑन आइडेंटिकल ट्विन्स रेस्ड अपार्ट, जिनको अलग अलग रेस करा गया, शो सिमिलैरिटीज इन देयर बिहेवियर। तो उनके बिहेवियर में क्या दिखती हैं, सिमिलैरिटी। ठीक है, हालांकि उनको रेस कैसे करा गया, एक दूसरे से दूर, which shows that biology does have an influence on people's behavior, जिससे ये पता चलता है कि बायोलॉजी का इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के बिहेवियर पे। ठीक है, तो पहले तुम ये बता देना कि कुछ लोग बचपन से ज़्यादा आउटगोइंग होते हैं, फ्रॉम बर्थ ओनली, एंड सोशल होते हैं, while others are more introverted and less social। दूसरे लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, लेस सोशल होते हैं। ये भी यही दिखा रहा है कि क्या, एंड कुछ ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं टुवर्ड्स एग्रेशन एंड वायलेंस, दे गेट मतलब दे गेट एंग्री इजीली, while others are very calm and even do not get मतलब even in the most स्ट्रेसफुल एंड प्रेशर सिचुएशंस डू नॉट लूज देयर काम, एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है, स्ट्रेस भी आ जाता है, तब भी वो अपना काम नहीं छोड़ते। तो तुम यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो। वुड यू बी एबल टू राइट ऑन द पैराग्राफ ऑन जीन्स, प्लीज लेट मी नो। मैंने अब इजी इंग्लिश में मैंने खुद लिखा है ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो। देखो, एक पार्ट तो तुम्हारा ट्विंस वाला एग्जाम्पल है। एवरी वन कैन राइट दिस ट्विन एग्जाम्पल और नॉट, पहले तो मेरे को इतना बताओ। इतना सा है बस एग्जाम्पल। इज दैट ओके और नॉट? Can you write this example? Please let me know. Yes. Okay, Yes, sir. okay. और फिर तुम्हारे को मैंने बता दिया कि तुम यहाँ पे ऐसे लिख लेना, जो सेकंड पॉइंट है कि बचपन से ही, लाइक फ्रॉम बर्थ, दे आर मोर आउटगोइंग एंड सोशल, कुछ लोग। अदर्स कैसे होते हैं, इंट्रोवर्टेड एंड लेस सोशल। इसमें तो कुछ नहीं होता ना, कईयों को शुरू से ही घर के अंदर रहना
पसंद होता है, कईयों को घर के बाहर होता है, घर के अंदर नहीं दिखते कईयों के पाँव घर के बाहर नहीं जाते। सो वो होता है, बचपन से ही ऐसे होता है, वो अपब्रिंगिंग नहीं होता। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं वो नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स एग्रेशन होते हैं, वॉयलेंस होते हैं। कुछ को छोटी छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है, मतलब दे गेट एंग्री ऑन इवन स्मॉल थिंग्स, एंड अदर चिल्ड्रन डोंट लूज देयर एंगर इवन इन द मोस्ट स्ट्रेसफुल एंड प्रेशर सिचुएशंस। सो ऐसे बना देना। तो तुम ये बता दोगे कि जीन्स का मेजर इन्फ्लुएंस है। अब तुम आ जाओ किस तरफ, नेक्स्ट पैराग्राफ पे, हाउवर। यहाँ पे स्टार्ट करना हाउवर से, एंड देन से कि मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंस एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बड़ा इन्फ्लुएंस है, ज्यादा इन्फ्लुएंस है। आई होप इट इज क्लियर। एंड देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कैसे सपोर्ट करना है, तुम पहला मैंने तुम्हें वो सिखाया हुआ है कि तुम बोलो जो अच्छी फैमिलीज में, गुड फैमिलीज। एंड गुड फैमिलीज में तुमने कैसे डिस्क्राइब करना है गुड फैमिलीज को? व्हाट आर द वर्ड्स आई यूज फॉर गुड फैमिलीज? जिन फैमिलीज में क्या क्या होता है? क्या क्या होंगे? क्या क्या वर्ड्स थे गुड फैमिलीज के लिए? लविंग एंड केयरिंग फैमिलीज, ठीक है, सपोर्टिव पेरेंट्स, और क्या बोल सकते हैं? सपोर्टिव पेरेंट्स, लविंग एंड केयरिंग फैमिलीज, और क्या बोल सकते हैं? चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन लविंग एंड केयरिंग फैमिलीज, सपोर्टिव पेरेंट्स, have supportive parents, yes, and what, and receive good education, good education, are less like, are more likely to, you know, more likely um, to develop, मतलब good behavior, and less likely to show criminal tendencies, and less likely to um, turn towards the path of crime। तो तुम ये बता सकते हो। इन कंट्रास्ट, जिन फैमिलीज, जो जो बच्चे बुरी फैमिलीज में ग्रो होते हैं, जैसे क्या बुरी फैमिलीज को, क्या फैमिलीज विद, क्या वर्ड्स लिखने? ग्रो इन फैमिलीज विद, ग्रो अप इन फैमिलीज विद, क्या चीज है? पूरी फैमिलीज के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? उन पे ध्यान नहीं देना, क्या वर्ड है इंग्लिश में जिसमें उनको? Poor education, हाँ, निग्लेक्ट, पुअर एजुकेशन, यस, और domestic violence डोमेस्टिक वायलेंस। between parents, हाँ, पेरेंट्स क्या बच्चों abusive को भी मारते behavior of हैं? fathers, बच्चों को भी मारते हैं। हाँ, पर हाँ, लड़ाइयों के बीच में, और divorces, like like that, things like that, neglect, poor education, divorces, um, abusive language, abusive language, yes, ठीक है। excessive alcohol consumption तुम लिख सकते हो, मतलब are more likely to turn towards crime। तो तुम्हारा शो हो गया कि जिन बच्चों के पास ये होता है, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैटर करते हैं। फिर तुम बोल दो यही कि मतलब वैसे भी अगर कोई बच्चों का बिहेवियर है तो काउंसलिंग वगैरह जब मिलती है तो बच्चों का बिहेवियर में चेंज आता है। अगर उनको प्रॉपर एजुकेशनल सपोर्ट मिलती है, काउंसलिंग आती है, तो बच्चों जिन्होंने स्टार्टिंग में मतलब थोड़ा अग्रेसिव बिहेवियर भी होता है तो उनका बिहेवियर इंप्रूव होता है ओवर टाइम। सो तुम ये भी बोल सकते हो कि बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट भी आती है विद काउंसलिंग, एंड and you know counseling and educational support से बच्चों के बिहेवियर में वो भी आती है, ठीक है। और फिर तुम यहाँ पे अगर तुम करना चाहते हो तुम ट्विंस वाली एग्जांपल दोबारा यूज कर सकते हो, एंड यहाँ पे भी ये तुम ये शो कर सकते हो कि ट्विंस जिनको सेम फैमिलीज में, मतलब ट्विंस को अगर अगर आइडेंटिकल ट्विंस को डिफरेंट फैमिलीज में रेस करा जाता है उनके बिहेवियर में डिफरेंस आता है। अगर उनकी अपब्रिंगिंग कंप्लीटली डिफरेंट होती है तो उनके बिहेवियर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। इफ़ आइडेंटिकल ट्विंस आर रेस्ड इन, मतलब फैमिलीज विद कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग उनकी डिफरेंट होती है तो उनके बिहेवियर में भी डिफरेंट आता है। ये लिख सकते हो एग्जाम्पल की तरह से, बिहेवियर में भी डिफरेंस आता है। और अगर तुमने ट्विंस वाली एग्जांपल रिपीट नहीं करनी है बिकॉज तुमने एक साइड यूज करी है, तुम नहीं रिपीट करना चाहते, यू डोंट नीड टू रिपीट इट। तुम बस ये बोल सकते हो कि बच्चों के बिहेवियर में इंप्रूवमेंट आती है जब काउंसलिंग होती है, उनको एजुकेशनल सपोर्ट मिलती है,
तो ये होता है। तुम लॉ वाली एग्जांपल यूज कर सकते हो कि लॉ भी जो चिल्ड्रन है उनको पनिश नहीं करता, और लॉ इससे अच्छा उनको कहाँ भेजता है? तुम्हें पता है ना, चिल्ड्रन चिल्ड्रन आर नॉट सेंट टू जेल्स, वेयर आर चिल्ड्रन सेंट टू? कहाँ पे भेजा जाता है बच्चों को जब वो क्राइम करते हैं? जुवेनाइल डेlinquency सर। क्या क्या होता क्या है वो? कैन एनीवन टेल मी? कहाँ पे भेजा जाता है उनको? नो वन नोस। नो सर, एक मेरे माइंड में वर्ड आ रहा है, दैट इज रिहैबिलिटेशन आई थिंक, बट वो तो ड्रग्स वगैरह के लिए होता है ना। नहीं नहीं नहीं, रिहेबिलिटेशन सेंटर। बहुत अच्छा वर्ड है। रिहैबिलिटेशन। लेट्स डू दैट वर्ड। दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है पता है? सर जहाँ पे बच्चों को लाइक काउंसिल किया जाता है, उनको पनिश नहीं किया जाता पर। तो रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या है? यू नो, उनका बिहेवियर चेंज करना। ठीक है। रिहैबिलिटेट करना मतलब उनके बिहेवियर में चेंज लाना। रिहैबिलिटेशन करना, द प्रोसेस of helping somebody to return a normal healthy life after they have been in prison or very ill. Yeah, the act of starting to consider that something is not good or acceptable after a long period with which they were considered bad or unacceptable. ठीक है। सो रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है उनको बुरे से अच्छे पे लाना, मतलब ये कंसिडर होता है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। अब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजने का क्या मतलब है? कि क्या लॉ क्या बिलीव करता है कि उनको अच्छी क्या नहीं मिले परवरिश, अगर उनको अच्छी परवरिश मिलेगी तो उनका बिहेवियर चेंज होगा। तो यही शो कर रहा है ना लॉ भी, कि जीन्स पे नहीं डिपेंड करता। अगर लॉ को लगता कि जीन्स पे डिपेंड करता है तो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजने का, रिफॉर्म सेंटर्स में भेजने का कोई पर्पस ही नहीं होता। बट लॉ ऑल्सो बिलीव्स कि उनका बिहेवियर चेंज करा जा सकता है, तभी तो इन मोस्ट कंट्रीज चिल्ड्रन आर नॉट सेंट टू children are not directly sent to prisons but to rehabilitation and reform centers, because um, even law recognizes, even governments recognize that the behavior of children depends upon their upbringing and it can be changed, and उसको change करा जा सकता है, वो genes पे depend नहीं करता है। So that is another way you can write this। यहाँ पे इस point को ऐसे justify कर सकते हो। ठीक है, लॉ वाली एग्जाम्पल के साथ। अगर तुमने ट्विंस वाली एग्जाम्पल रिपीट नहीं करनी ना करो, मैंने तुम्हें बोल दिया लॉ वाली बात करके तुम इस पॉइंट को कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। और ये तुम्हारा ऐसे बन जाता है और फिर तुम कंक्लूजन में रिपीट कर दो कि मुझे लगता है, हालांकि अगेन रिपीट द सेम थिंग, while I do believe that biological traits have an influence, I believe किसका influence ज़्यादा है? I believe the influence of environmental factors is much stronger. Is it clear everyone? ये ऐसे यस। हो रहे हैं ना, दे आर टफ एसेस, आई डोंट वांट यू टू। पता है क्या है, अगर मैं नहीं कराता तुम सोचो कितने डिफिकल्ट एसेस हैं, दीज आर नॉट एट ऑल इजी एसेस। ओके, लेट्स गो टू अनदर ऐसे जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगेन इट्स अगेन अ नेचर वर्सेस नर्चर ऐसे, इन अ वे इतना स्ट्रांगली नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगेन अब उस पे आता है, इनबॉर्न क्वालिटीज पे आता है। सो लेट्स डिस्कस दिस। So some people say that every human being can create art, while others think that some only people born with ability can create art। तो कुछ लोगों को लगता है कोई भी आर्ट क्रिएट कर सकता है। दूसरों को लगता है कि सिर्फ जिनके पास एबिलिटी हो, जो पैदा होने से उनके अंदर, कईयों के अंदर टैलेंट होता है ना, सिर्फ वही आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा ओपिनियन क्या है? क्या तुम्हें लगता है सब आर्ट क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, वही जिनके अंदर वो क्वालिटीज होती हैं इनबॉर्न से वही कर सकते हैं? ओके, आई रिपीट अगेन। तो कई लोगों को लगता है कोई भी आर्ट क्रिएट कर सकता है, कईयों को लगता है कि नहीं, जिनके अंदर वो एबिलिटी होती है ना पैदा होने से, कईयों के अंदर नेचुरली टैलेंट होता है, वो ही आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तुमने देखा होगा 3 साल के बच्चे होते हैं वो इतना अच्छा डांस करते हैं, मतलब मैं तो अभी भी ना वैसा डांस कर पाऊँ, आई बी ऑनेस्ट। मतलब जितने वो 3 साल वाले कर लेते हैं, उनको तो देख के मुझे यही लगता है कि जिनके पास एबिलिटी है वही कर सकते हैं। और ऐसे ही कईयों की आवाज़ ऐसी होती है, तुम सोचो बचपन में इतनी इतनी अच्छी आवाज़ होती है, इतना अच्छा गाना गाते हैं,
मैं वैसा गाना नहीं गा सकता हूँ, मतलब यू गेट द पॉइंट। कईयों के अंदर मतलब जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट होता है सिर्फ वही आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं कि कोई भी आर्ट क्रिएट कर सकता है। व्हाट्स योर व्यू पॉइंट, तुम बताओ। क्या कोई भी कर सकता है कि सिर्फ नेचुरल टैलेंट वाले कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है सर, कोई, अगर चांसेस मिले। अगर चांसेस मिले, ठीक है। ओके, एनीवन एल्स हैज अ डिफरेंट ओपिनियन? कि नहीं, सबको लगता है कोई भी कर सकता है? या कोई भी कर मैं सकता है। हाँ जी, दोनों ही कर सकते हैं। मतलब कोई भी कर सकता है, दोनों तो क्या, नेचुरल वाले तो कर हाँ ही जी। सकते हैं, कोई भी कर हाँ सकता हाँ है जी। मेरे हिसाब से। तेरे हिसाब से हार्डवर्क और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, टैलेंट नहीं मैटर करता है इतना, है ना? अगर कोई मेहनत हाँ करेगा जी। तो वो बना सकता है, ठीक है। ओके, अब मैंने ना इसका आंसर थोड़ा सा तुम्हारे से डिफरेंट रखा है, जो मेरी सोच है। तो मेरी सोच ये है, देखो कोई भी आर्ट क्रिएट कर सकता है, इतने पार्ट के साथ तो मैं तुम्हारा एग्री करता हूँ। पर मुझे ये लगता है अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सेल करना है, तुम्हें एक बहुत तगड़ा पेंटर बनना है या सिंगर बनना है, तो मेरे को लगता है नेचुरल टैलेंट भी होना ज़रूरी है। मतलब जितनी मर्जी भी प्रैक्टिस ले लो तुम उस लेवल पे कई बार नहीं पहुंच पाते हो। तो मुझे ऐसे लगता है आर्ट तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, बट प्रोफेशनल लेवल पे एक एक्सीलेंस अचीव करने के लिए मुझे लगता है नेचुरल टैलेंट होना भी ज़रूरी है। तो मैं नहीं बोल सकता कि मैं दुनिया का नंबर वन डांसर बन सकता हूँ, मुझे नहीं लगता। मैं ऑनेस्टली ये बिलीव करता हूँ मैं डांस सीख सकता हूँ, मैं ढंग का डांस भी कर लूँगा, बहुत अच्छा भी कर लूँगा, कर भी लूँगा। फिर मैं ऐसा नहीं बन सकता तो मैं बोलूँ कि मैं किसी डांसिंग कंपटीशन में जा रहा हूँ, मैं जीत के आ रहा हूँ, वो नहीं होने वाला। आई डोंट थिंक एवरी वन कैन अचीव एक्सेलेंस नहीं अचीव कर सकता नेचुरल टैलेंट के बिना, ठीक है। इसी तरह मेरी चीज़, मेरे अंदर कुछ और क्वालिटीज़ है, मैं उन चीज़ में एक्सेलेंस अचीव कर सकता हूँ। तो मेरी कुछ क्वालिटीज़ हैं उनमें कर सकता हूँ। लाइक डांसिंग वुड नॉट बी वन ऑफ देम, सिंगिंग वुड नॉट बी वन ऑफ देम, पेंटिंग वुड नॉट बी वन ऑफ देम। ये मेरे से करवा लो, मैं नहीं एक्सेलेंस नहीं अचीव कर पाऊंगा। ढंग की पेंटिंग बना दूंगा, ढंग का वो बना दूंगा, ढंग का गाना भी गा दूंगा, डांस भी ढंग का कर दूंगा, बट नॉट एक्सेलेंस। सो this is my opinion, and now we'll see it how to attempt this। देखो डिस्कस ऐसे है, डिस्कस ऐसे में मेरा थोड़ा सा आई आई होप यू नो द पैटर्न इज स्लाइटली डिफरेंट। हमें दोनों व्यूज़ डिस्कस करने ही पड़ते हैं, चाहे मेरा ओपिनियन उनसे मैच करता है या नहीं करता। सो फर्स्ट पैराग्राफ आई वुड हैव टू राइट जो लोग ये मानते हैं कि कोई भी आर्ट क्रिएट कर सकता है। दूसरा पैराग्राफ मैं उनके लिए लिखूंगा जो लोग कह रहे हैं सिर्फ टैलेंट वाले लोग, जिनके अंदर इनबॉर्न टैलेंट है, सिर्फ वही आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में लिखूंगा मेरा व्यू पॉइंट। मेरा व्यू पॉइंट मैं तुम्हारे को पैराग्राफ दिखाई देता हूँ। देखो इतना सा पैराग्राफ है। देखो, आई बिलीव दैट एवरी वन कैन क्रिएट आर्ट बिकॉज क्रिएटिविटी एज एन इनहेरेंट ह्यूमन ट्रेट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब के अंदर क्रिएटिविटी होती है, इसलिए हम सब लोग आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। However, the ability to reach outstanding or professional levels generally depends upon natural talent, which can be strengthened through gift training and experience. Thus, art is open to all. Art तो सबके लिए open है, but excellence is reserved for the naturally gifted. पर excellence सिर्फ उनके लिए reserved है जो naturally gifted है। सो मेरा ओपिनियन ये है, आर्ट कोई भी क्रिएट कर सकता है क्योंकि क्रिएटिविटी तो हम हर एक इंसान में होती है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ क्रिएटिविटी, इट इज़ एन इनहेरेंट ह्यूमन ट्रेट, वो हम सब में है। However, only a gifted and only a few individuals can achieve professional मतलब success. Only those individuals can achieve success professionally who have natural talent. मेरे को लगता है उसके बिना ऐसे सक्सेस होना भी डिफिकल्ट है। यू कैन नॉट बी दैट सक्सेसफुल इफ़ यू डोंट हैव अ नेचुरल टैलेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की आवाज़ नहीं अच्छी, मुझे नहीं लगता कि वो नंबर वन सिंगर बन सकता है, ठीक है। वो बहुत मेहनत करके बहुत अच्छा भी गा लेगा, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब कि ही विल बिकम लाइक नंबर वन, ही विल बी प्रोफेशनली सक्सेसफुल, वैसा नहीं होगा। तो मेरा ये वाला पॉइंट है। थोड़ा सा मेरे को पता है कि थोड़ा सा पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मेरे को ऐसा लगता है, तो मैंने अपना ओपिनियन इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे बनाया, ठीक है। सो दिस इज माय पैराग्राफ, आई होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर। कंक्लूजन भी रेपिटेशन ही होता है। While art can be created by anyone, exceptional artistic achievement typically requires innate ability. Innate का मतलब होता है inborn, मतलब exceptional अगर आपने बनना है, artistic achievements आपको लानी है, उसके लिए आपकी innate ability या inborn ability ज़रूरी है। तो ये मेरा ओपिनियन है और ये मेरा
कंक्लूजन पैराग्राफ है. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट टू पैराग्राफ. तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने वो लिखा, ऑन वन हैंड many people argue that art is accessible to all human beings. Creativity is a natural part of human behavior, which is evident from early childhood when children draw, paint, or experiment with colors without any instruction. तो क्रिएटिविटी तो होती है, इसीलिए तो बचपन में ही चिल्ड्रन अपने आप से ड्रॉ करने लग जाते हैं, पेंट करने लग जाते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन. आर्ट ऑल्सो सिंपल सिंपल लाइफ की सिंपल सिंपल चीज़ों में भी है, लाइक डेकोरेटिंग योर रूम, चूजिंग क्लोथिंग कलर्स, चूजिंग, जब हम वो कर रहे हैं अपना फैशन इज़ एन आर्ट, राइट. और जब हम रोज़ कपड़े पहनते हैं, ड्रेसअप होते हैं, तो वी आर एक्चुअली डूइंग एन आर्टिस्टिक थिंग. डोंट यू एग्री? हम कलर मैचिंग कर रहे होते हैं, हम ये इसके साथ ये वाले शूज़ अच्छे लगेंगे. दैट इज़ आर्ट इन इटसेल्फ. वी आर क्रिएटिंग एन आर्टिस्टिक लुक कि हम ऐसे आर्टिस्टिक दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे. तो लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में आर्ट है. लाइक व्हेन वी डेकोरेट आवर रूम, वी पेंट आवर रूम, ये सारी चीज़ों में भी आर्ट छुपी हुई है. हम चूज़ करते हैं इस कलर के पीछे ये अच्छा लगेगा, बैकग्राउंड में ये अच्छा लगेगा. दैट इज़ ऑल आर्ट. तो मैंने ये लिखा है कि आर्ट मतलब हम डेली लाइफ में आर्ट करते हैं. आर्ट सिंपल सिंपल डेली एक्टिविटीज़ में भी हम आर्टिस्टिक एक्टिविटी इन्वॉल्व है, लाइक डेकोरेटिंग एन आर्ट, चूजिंग क्लोथिंग कलर्स, टेकिंग फोटोग्राफ्स. एंड फिर मॉडर्न डिजिटल टूल्स ने तो और इजी कर दिया है. फॉर एग्जांपल पीपल कैन जैसे सिंगिंग है, अब तुम्हारी आवाज़ नहीं भी अच्छी तो ऑटो ट्यून आ जाता है जो तुम्हारी आवाज़ को ठीक कर देता है. सो इवन इफ़ योर वॉइस हैज़ क्रैक्स एंड एवरीथिंग, देर आर फीचर्स दैट कैन मेक इट बेटर फॉर यू. तो तुम अच्छा गाना गा सकते हो विद दी हेल्प ऑफ अ मशीन. तो तुमने भी तो आर्ट क्रिएट कर ली, तुमने अच्छा गाना गा लिया, चाहे तुम्हारी वॉइस में थोड़ी बहुत इम्परफेक्शंस थी, वो ऑटो ट्यून ने ठीक कर दी. तो यू कैन से अबाउट दैट. आजकल बहुत सारे सिंगर्स हैं जब वो लाइव गाते हैं उनकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, पर ऑटो ट्यून पे वो बहुत अच्छे लगते हैं. डू यू एग्री विद दैट कि ऑटो ट्यून पे आवाज़ बहुत अच्छी आती है, लाइव गाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है. ठीक है, राइट. तो ये भी तो क्या शो करता है कि मतलब यही तो मैंने बोला ना, सब लोग आर्ट क्रिएट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बिकॉज देर आर फीचर्स. सिमिलरली पेंटिंग में देर आर एडिट फीचर्स, सो यू कैन यूज़ दैट टू मेक आर्ट. तो तुम्हारे को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण भी आजकल सब लोग आर्ट क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज इट गिव्स यू दैट फीचर. फॉर एग्जाम्पल ये सिंगिंग वाली एग्जाम्पल दे देना. देर आर पीपल हु आर नॉट, हु डोंट हैव सच अ क्लियर वॉइस, और who have fluctuations in their voice, but because of auto tune future they can produce very good pitch and produce a clear sound. So you can talk about this. Okay. फिर दूसरे लोग बताना है जो कह रहे हैं कि आर्टिस्टिक एक्सीलेंस सिर्फ उनके लिए पॉसिबल है जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट है. वो ये कह रहे हैं, प्रोफेशनल आर्ट डिपेंड्स मोर देन बेसिक क्रिएटिविटी. इट रिक्वायर्स अ रिफाइंड सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, इमोशनल डेप्थ एंड एक्सेप्शनल टेक्निकल स्किल. तो ये कह रहे हैं इनके पास होना चाहिए एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ एस्थेटिक्स होना चाहिए, इमोशनल डेप्थ होनी चाहिए. फिर थ्रू आउट हिस्ट्री हमारे पास आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने क्वालिटीज़ दिखाई हैं जो कभी भी किसी को सिखाई नहीं जा सकती. नो, तो वो मतलब ये कहना चाहते हो कि सिखा मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, ऐसी कई बार आवाज़ निकालते हैं जो किसी को सिखाई भी नहीं जा सकती है, ऐसी उनकी आवाज़ होती है. लाइक दिस स्किल इज़ अन मतलब टीचेबल, मतलब कोई सिखा भी नहीं सकता, ऐसे स्किल्स भी होते हैं. सो दिस ऑल्सो शोज़ के क्या आर्ट ऐसी होती है, प्रोफेशनल आर्ट ऐसी होती है जिसके अंदर नेचुरल टैलेंट का रोल होता है, बिकॉज देर आर स्किल्स दैट रिक्वायर सच क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी टॉट टू दी अदर पीपल. तो वो प्रैक्टिस करके भी नहीं सीख पाते कई बार. इसीलिए कई लोग होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं, तब भी वो सेम लेवल ऑफ सक्सेस नहीं पा पाते. देर आर मेनी पीपल हु वर्क हार्डर but don't achieve the same level of success as others. For example, have you, I don't know if you want to talk about this, but if you know about the cricketers, Messi, if you know about the footballers, Messi and Ronaldo, विराट कोहली का ये डायलॉग है कि मैं रोनाल्डो से ज़्यादा रिलेट करता हूँ क्योंकि मेरे में टैलेंट कम था, पर मैंने सक्सेस जो पाई है वो सिर्फ हार्डवर्क से पाई है. पर मेसी उससे ज़्यादा अच्छा रहा बिकॉज ऑफ मेसीज नेचुरल टैलेंट. सो मेसी के ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा सक्सेस मानते हैं लोग बिकॉज ऑफ हिज नेचुरल टैलेंट. रोनाल्डो इतना नेचुरली टैलेंटेड नहीं था बट ही वर्कड रियली हार्ड. बट फिर भी मैं बोलूँगा वो, ये पता है मैं बोलना नहीं चाहता, कंपैरिजन में करना नहीं चाहता, बट जस्ट टू गिव द एग्जाम्पल के लिए मैं बोल दूंगा कि पीपल कंसिडर हिम स्लाइटली लेस देन मेसी बिकॉज मेसी इज नेचुरली टैलेंटेड. सो लाइक दैट कि कुछ स्किल्स होते हैं वो सिखाए नहीं जा सकते. जो चीज़ें मेसी कर सकता है ना वो रोनाल्डो सीख के भी नहीं कई चीज़ें वैसी कर पाता. दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से कि कुछ स्किल्स होते हैं
जैसे कि सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, ठीक है, मतलब इमोशनल डेप्थ, टेक्निकल स्किल जो कभी भी सीखी नहीं जा सकती. So you can talk about this here. So I hope this essay is also clear. We are going to go partial. We are going to say art सारे create कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि creativity सबके पास होती है. So everyone can create it. Even small children create art. ठीक है, and life की daily activities में भी art होती है. But professionally being successful as an artist requires us to have natural talent. But professionally successful होने के लिए natural talent होना ज़रूरी है. That's my opinion here. ठीक है. एंड पता है मेरे को जानबूझ के ये ऐसे भी कहना था बिकॉज मैं चाहता था तुम 3 पैराग्राफ्स बनाओ और तुम्हारी रेपिटेशन ना हो. तो क्योंकि मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है कि कि मेरे को लगता है प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए नेचुरल टैलेंट ज़रूरी है, तुम्हारा 3rd पैराग्राफ इजीली बन जाएगा जहाँ पे रेपिटेशन नहीं होगी. सो दैट इज़ आई वांट टू गो इन अ डिस्कस ऐसे स्लाइटली डिफरेंट. Neither agree with the first side nor agree with the second side. So I hope this is clear. These are the 3 essays that I wanted to cover today. Okay. Art is hereditary. मतलब natural talent is necessary. It's not hereditary. ये नहीं होता ज़रूरी कि फादर से मिले. पर मैं बोलूँगा natural talent होना ज़रूरी है. मतलब थोड़ा बहुत प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए. गाना तो मैं भी गा दूंगा. तो तुम बंद कर दो. थोड़ा ऑडियो बंद करना पड़ जाए तुम्हें. तो आर्ट तो मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ. ठीक है. बट प्रोफेशनली सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें ये चाहिए. Okay, now I'm going to give you one essay to write, and let's see. Okay, चलो ये ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट है. I will not have the same points, um, but let's see what you can do. Children who grow up in families which are short of money are better prepared with the problems of adult life than children who are brought up by wealthy parents. So topic ये है कि children जो poor families में पैदा होते हैं, मतलब जहाँ पे मनी की वो होती है, किल्लत होती है. आई वांटेड टू से देयर इज लैक ऑफ मनी, और पीपल हु ग्रो अप इन जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं बचपन में, दे आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ देन चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप बाय वेल्दी पेरेंट्स. जो अच्छे मतलब रिच बैकग्राउंड में पढ़े होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा कौन प्रिपेयर्ड होता है जिनके अंदर शॉर्ट ऑफ मनी होती है. पहले तो तुम मेरे को बताओ, तुम इससे एग्री करते हो? तुम्हें लगता है कि पुअर फैमिलीज के बच्चे ज़्यादा अच्छे डील कर पाते प्रॉब्लम्स के नहीं? तुम्हें लगता है दिस इज रॉन्ग? व्हाट डू यू थिंक? You agree with it? Okay, Papan. Why do you agree with it? What's your reasoning? Give me a reason why they are better, why they're able to handle problems better. And all of your yeah. ਸਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਵੈਲਥੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. Very good, Pavan, and so explained so well. हार्ड वर्किंग ज्यादा होता है. नहीं, पर पवन ने जो बोला ना वो समझाने का, हार्ड वर्किंग क्यों ज़्यादा होता है, और रीजनिंग बहुत अच्छी है पवन की. पवन ये कह रही है कि उनको स्पून फीडिंग नहीं होती, उनको अपने आप सोल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते उनको सपोर्ट करने के लिए. तो मतलब सोल्यूशन फाइंडिंग में, प्रॉब्लम्स के साथ डील करने में दे आर बेटर प्रिपेयर्ड बिकॉज दे हैव टू फाइंड सोल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स फ्रॉम चाइल्डहुड. उनको अपने आप सोल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं. वेरी गुड, आई एग्री विद दैट. Why else are they better prepared? Do you think? What are the other reasons you think they're better prepared? So, one, because their parents can't give them time. They have to learn to deal with problems on their own, right, Pavan? Parents can't give them time. So, they have to learn to deal with problems on their own in their childhood. So, they are better prepared. Yes, sir. Okay. Okay. So, second point, anyone would tell me? सैक्रिफाइस करना पड़ता है कुछ कुछ चीज को. सैक्रिफाइस करना पड़ता है. अच्छा, मेरे को बताओ एडल्ट लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? कैन यू टेल मी? जो मेरे को बचपन में कभी नहीं सोचना पड़ता था, आजकल सोचना पड़ता है. बताओ क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी? सर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ती है, नहीं, वही है. बचपन में भी थी, पर अब कौन सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बचपन में नहीं होती है, एडल्ट लाइफ में ही आती है, जो बचपन में ऐसा parents निकालते हैं?
think? सब पैसे वगैरह ही हाँ होते हैं हाँ, जो वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मनी मैनेजमेंट। तो मनी यस मैनेजमेंट कौन ज्यादा अच्छा सीखता है बचपन में? Who learns it better? So the one who is suffering from less money, Yes. जिसको बचपन में मतलब इतने पैसे नहीं मिले होते, जिसको पॉकेट मनी भी नहीं मिली होती। हाँ, वो ज्यादा अच्छी मनी मैनेजमेंट मिलते हैं, और अगर मिलती भी है पॉकेट मनी तो बहुत कम मिलती है, उनको कम में गुजारा करना आ जाता है। यू गेट द पॉइंट। सो तुम बोलो, वन ऑफ द बिगेस्ट challenges that people face later on in life, in adult life, is money management. And children who grow up in poor family are in they are better at money management because they have seen shortage of money in their early life. They understand the value of money. वो money की value जानते हैं, and thus they are able to better, handle money problems. They better tackle money. मतलब वो money को ज़्यादा अच्छा करते हैं understand. तो money की ज़्यादा अच्छा value करते हैं. You can write that point. Very good. So 2 points you have written. First you have said, क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं होते, मतलब उनके पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे पाते, दे लर्न टू डील विद प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा एडल्ट लाइफ में भी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर पाते हैं। सेकेंडली यू से दैट दे आर बेटर एट मनी मैनेजमेंट बिकॉज उनको स्टार्टिंग से, यंग एज से ही मनी मैनेज करना पड़ना पड़ता है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ मनी होती है। दे डोंट हैव एक्सेसिव अमाउंट, उनके पेरेंट्स उनको ज़्यादा मनी नहीं दे पाते, सो दे लर्न हाउ टू मैनेज विद लेस मनी। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे लेस मनी के साथ भी मैनेज करना है। In comparison, अगर एक rich family का a person born in a rich family has to face money shortage later on in life, he or she has a very difficult time. अगर उसने बचपन में मनी की शॉर्टेज नहीं देखी, उसको अडल्ट लाइफ में देखनी पड़ती है, तो उसको बहुत डिफिकल्टी आती है। यू कैन राइट दैट। थर्ड पॉइंट बताओ। सो एक मनी मैनेजमेंट हो गया, एक पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई। नेक्स्ट, वाई आर दे So बेटर? they have प्रॉब्लम they, सॉल्विंग। वाई आर दे बेटर प्रिपेयर्ड ना, बता। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्यों ज्यादा अच्छे हैं पुअर वाले, ये बताओ। क्योंकि सर उन लोगों ने रियल लाइफ में रियल चैलेंजेस को फेस किया होता है, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको डिफिकल्ट नहीं होता उन चीजों के गो थ्रू होने के लिए। ओके, और रिच रिच वालों में नहीं फेस करी होते चैलेंजेस इतने? नो सर, ठीक है। वो नहीं फेस करते, लाइक उनको हर रिच एक वालों को उनकी नीड्स पूरी तो होती हैं। अडल्ट्स में ही सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। एडल्ट में तो मत बोलना, एडल्ट में तो वो खुद कमाएंगे। ठीक है, आई एग्री विद योर पॉइंट, पर बचपन में उन्होंने डिफिकल्टीज वगैरह जो यस रियल यस, लाइफ में बचपन में चैलेंजेस उन्होंने डिफिकल्टी। नहीं फेस करी होती बचपन में। ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बचपन से फेस कर रहे होते हैं, वो उन्होंने कभी भी, मतलब रिच रिच फैमिली से बच्चों ने इतनी बचपन में वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करी होती, तो एडल्ट लाइफ में उनको पहली बार फेस करनी पड़ती है, इसलिए उनको डिफिकल्टी आती है। एनी अदर पॉइंट वाई आर दे बेटर? सर रिस्पेक्ट का बोल सकते हैं कि उनको रिस्पेक्ट पता होती है कि पुअर को भी कैसे रिस्पेक्ट देनी है। किसको जो पता? मिडिल और को? जो मिडिल क्लास में बच्चे बड़े होते हैं उनको कि पुअर को भी कैसे रिस्पेक्ट देनी है रिच से, क्योंकि रिच को तो सारा कुछ मिल रहा है तो उनको नहीं इतना पता होता प्रॉब्लम्स का मिडिल क्लास वालों की। ऐसा कुछ पॉइंट कह सकते हैं, बट आई थिंक आप ये बोलेंगे ना कि रिच पेरेंट्स रिस्पेक्ट नहीं सिखा सकते, तो थोड़ा नहीं। कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा ना। ठीक है। यस। हाँ, आई डोंट वांट टू गो कंट्रोवर्शियल। जो ऐसे मैं मानता हूँ कुछ हद तक ऐसे होता है, बट ऐसे कई बार ऐसे भी होता है, पीपल बॉर्न इन वेरी रिच फैमिलीज आर वेरी रिस्पेक्टफुल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन, 2-3 बार ना मैंने ऐश्वर्या की बेटी की वीडियोस देखे हैं कि वो हमेशा लोगों के पैर मतलब शी इज टचिंग देयर फीट, एंड आई, मतलब सारे लोग बोलते हैं कि उसकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही है, मतलब बहुत अच्छी वैल्यूज उसकी मदर ने उसको सिखाई हैं। सो मतलब ये मैं बात बोलूंगा, रिस्पेक्ट आ भी जाती है अगर पेरेंट्स सिखाएं। और बताओ, वाई आर दे बेटर प्रिपेयर्ड? देख, और क्या प्रॉब्लम्स आती है ना, सोचो एडल्ट लाइफ में और क्या प्रॉब्लम्स आती है। मैनेजिंग फैमिली, इसमें भी पुअर चिल्ड्रन ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में परवरिश में हेल्प करी होती है अपने सिबलिंग्स के, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो क्या होते हैं, बिजी होते हैं, तो वो उनके पेरेंट्स नहीं, मतलब इतना रोल प्ले, इतना इम्पैक्ट कर पाते, तो दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन टेकिंग केयर ऑफ देयर सिबलिंग्स। डू यू एग्री? एक पुअर फैमिली में बड़े बच्चे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी परवरिश भी करते हैं, मतलब उनको पूरा वही ध्यान रखते हैं
क्योंकि बोथ द पेरेंट्स आर बिजी इन अर्निंग मनी। सो तुम ये भी बता सकते हो कि फैमिली को भी कैसे अपब्रिंगिंग में भी उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज दे प्ले अ मेजर रोल इन अपब्रिंगिंग एंड रेजिंग चिल्ड्रन, रेजिंग देयर सिबलिंग्स। सो एडल्ट लाइफ में उनको जब अपनी फैमिली को करना होता है तो उनको इतनी डिफिकल्टी नहीं आती, बिकॉज दे हैव फेस्ड इट ऑलरेडी एज अ चाइल्ड। तो तुम ये भी बोल सकते हो। तो तुम ये सारे पॉइंट्स बना के तुम इस ऐसे को बहुत क्लियरली, ये शायद नेचर वर्सेस नर्चर नहीं हो, पर तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि दे आर बेटर प्रिपेयर्ड, तुम एग्री कर सकते हो। डू नॉट गो पार्शियल, गो कंप्लीटली वन साइडेड। अपने रीजनिंग देना, ये मत बोलना कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हैं, ये बताना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्यों ज्यादा अच्छे हैं। अगर क्यों नहीं बोलोगे तो पॉइंट के नंबर नहीं मिलेंगे। वो मनी मैनेजमेंट में क्यों अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में शॉर्टेज ऑफ मनी देखी है, उन्होंने कम पैसे से गुजारा करना देखा हुआ है, उनको वो आता है, इसलिए अडल्ट लाइफ में भी वो कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हवा में बात नहीं करनी है, यू हैव टू गिव अ, सर या सर मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स क्या है कि उन्होंने बचपन से ही सीखा होता है अपने आप काम करना। जैसे कि अगर स्कूल के मनी फीस पे करनी है तो उसके लिए वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। अगर उन्हें कपड़े चाहिए मतलब वो स्टिचिंग सीख लेते हैं। तो तो मनी अगर उन्हें मैनेजमेंट उन्होंने फर्नीचर चाहिए तो बचपन से सीखा कारपेंट्री सर, है। ऐसे छोटे छोटे काम सीख लेते हैं खुद ही करना सर। हाँ, तो यू कैन टॉक अबाउट दैट कि मनी मैनेजमेंट वो बचपन से सीखते हैं, दे लर्न हाउ टू अर्न देयर ओन मनी, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। यू कैन टॉक अबाउट दैट कि बचपन से उन्होंने सीखा है। इवन मैं तुम्हें बताता हूँ, घर के छोटे मोटे काम तुम सोचो, अ रिच पर्सन माइट नॉट नो टायर कैसे बदलना है, बल्ब कैसे बदलना है, ठीक है, ये चीज़ें कैसे, जनरेटर कैसे चलाना है, ये चीज़ें नहीं आती होंगी मे बी ए पर्सन फ्रॉम अ रिच फैमिली। पर अब पुअर फैमिली में बच्चे को खुद ही करना पड़ेगा। मतलब अब जनरेटर तो चलो मैंने एग्जांपल थोड़ी मतलब पीपल विद रिच फैमिलीज माइट हैव, बट टेक एन एग्जांपल ऑफ चेंजिंग अ लाइट बल्ब। आई डोंट थिंक यू नो दे अंडरस्टैंड, मतलब ये भी नहीं आती होती कई बार रिच फैमिलीज के बच्चों को, उन्होंने कभी बचपन में करा ही नहीं होता है। तो तुम ये पॉइंट्स बता सकते हो कि ये चीज़ें भी उनको खुद करनी पड़ती हैं। उनके पेरेंट्स किसी को हायर नहीं कर सकते, ना उनके पेरेंट्स के पास टाइम होता है। कुकिंग वगैरह उनको खुद करनी होती है, सारे हाउस होल्ड चोर्स उनको खुद करने पड़ते हैं। तो बचपन से दे आर मोर इंडिपेंडेंट। तुम इंडिपेंडेंट वाला पॉइंट भी बता सकते हो एक, कि दे आर मोर इंडिपेंडेंट बिकॉज दे लर्न टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स ऑन देयर ओन। कुकिंग भी खुद कर रहे हैं, पेरेंट्स बिजी हैं, ठीक है, कपड़े भी खुद धो रहे हैं, कुकिंग भी खुद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो खुद सीखते हैं। तो तुम ये बता सकते हो। इज इट क्लियर? पॉइंट इज, तो जब भी तुम कोई पॉइंट लिखोगे उसको जस्टिफाई जरूर कर देना, ये जरूर बता देना वो क्यों उस चीज में अच्छे हैं। ऐसे मत करना कि उसको छोड़ देना कि मतलब वो अच्छे हैं, बस वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हैं। एक्सप्लेन वाई साथ में लिखना, क्योंकि बचपन में उन्होंने वो करा है, शॉर्टेज ऑफ मनी देखी है, तो दे लर्न टू डू थिंग्स, दे लर्न टू लाइक, मतलब पार्ट टाइम जॉब्स करी होती हैं, इस मामले में भी वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सो यू कैन टॉक अबाउट दिस। ओके, कैन यू राइट दिस ऐसे everyone? Can you all write this essay? यस Yes. सर। Yes. Yes, sir. So you have to write this essay and send it to ma'am. Okay. I'm sharing this essay in the group. So write it, send it to ma'am, get it checked, get your feedback, and then you'll know where do you stand. Okay. So you have to do that. We'll continue tomorrow. Tomorrow I'm planning to take a task one यस academic. सर। Tomorrow, just hold on. Tomorrow there will be no GT class. Tomorrow the first class will be just academic and it will be on graphs. Okay. So I hope it is clear. Tomorrow morning the class is going to be on graphs. It's not going to be a GT class. It's going to be just an academic class. And we'll be covering back to GT writing on Wednesday. So I hope it is, सर yes. सर लेटर का भी दस दोगे तो लेटर का पता नहीं मैंने। मैं लेटर एक दिन करवा दूंगा GT स्टूडेंट्स की, हाँ जी ठीक है, इसी वीक I'll get it. ठीक Okay. ठीक ओके। Okay. So tomorrow, graph रीडिंग abhi in the next 10 minutes. How many of you want to do the reading class? करनी है, किस किसने करनी है आज? सब मैंने करनी है। Okay. So we'll then let's take a 10-minute break. It's 5:26 here, 5:27. 5:35 we'll start with the reading class, and tomorrow we'll be covering graphs first and then reading after that. Okay. So I'll end it here.
I'll share the recording. I'll share the class notes that we did today. Please सर एक बार इस essay को टास्क practice कर लाइन दोबारा टेबल मारो। दोबारा बोला आज। सर मैं कह रहा हूँ टास्क 1 कल होगा। हाँ मैंने कल बोला ना, कल कल एकेडमिक राइटिंग की क्लास है। ठीक है, ओके अभी तो रीडिंग की ही है। ये सर थैंक यू। Okay. Okay, so I'll end it here. See you tomorrow. Please write one of these essays again. ये होमवर्क जरूर करना है, अगर ये नहीं करोगे तो भूल जाएगा। Please do this essay. Finish off these nature versus nurture essays. एक बार अपने हाथ से निकाल देना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये सीधा आ जाता है पेपर में, it's really difficult as an essay to attempt. I hope it's clear this thing. Okay, so I'll see you in 10 minutes. Thank you.